MiG-25 फॉक्सबैट भारत का एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका पाकिस्तान के पास और ना ही चाइना के पास कोई जवाब था। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान के ऊपर उड़कर भी वापस आ जाता और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसने पाकिस्तान के ऊपर सोनिक बूम कर कर पाकिस्तान के लोगों को ये बता दिया था कि उनकी एयरफोर्स के पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है कि जो हमारे हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट को रोक सके। आज हम बात करने वाले हैं MiG-25 एयरक्राफ्ट के बारे में, जो हमारी एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला सबसे ज़्यादा तेज़ गति से उड़ने वाला एयरक्राफ्ट था। इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया है और आज इस एयरक्राफ्ट के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। MiG-25 की कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के समय में। MiG-25 एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर और एक रिकॉन्नेसेंस एयरक्राफ्ट है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ने वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट में से एक है जो कि सर्विस में एंटर हुए थे। इसे सोवियत यूनियन के मिकोयन गुरविच ब्यूरो ने डिज़ाइन किया था और ये स्टेनलेस स्टील से बने कुछ गिने चुने एयरक्राफ्ट में से एक है। ये मिखाइल गुरविच द्वारा डिज़ाइन किया गया लास्ट प्लेन था। इसका पहला प्रोटोटाइप 1964 में उड़ाया गया था। ये एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस में 1970s में एंटर हुआ था। इसकी ऑपरेशनल टॉप स्पीड मैक 2.83 थी और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड मैक 3.2 थी। लेकिन इस स्पीड के ऊपर जाने के बाद इस एयरक्राफ्ट के इंजन खराब हो जाते थे। इस एयरक्राफ्ट में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रडार लगा था और ये 4 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता था। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसने अमेरिका को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि उन्हें अपने F-15 एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को शुरू करना पड़ा। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस फोर्सेस, जो कि सोवियत एयरफोर्स से अलग थी, उसे USSR की एयर डिफेंस करने का स्ट्रेटजिक टास्क दिया गया। वर्ल्ड वॉर II के बाद जो बॉर्डर वायोलेशन थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अमेरिका अपने रिकॉन्नेसेंस एयरक्राफ्ट और स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स को ऐसे काम करने के लिए भेजता था। अमेरिका के रिकॉन्नेसेंस एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन के ऊपर से उड़कर चले जाते थे और सोवियत यूनियन के पास कोई भी ऐसा इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट नहीं था कि उनके रिकॉन्नेसेंस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सके। अमेरिका के रिकॉन्नेसेंस एयरक्राफ्ट जो बनाए गए थे वो ऐसे बनाए गए थे कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ते थे और तब तक जो भी एयर टू एयर मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट थे वो इतने एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थे। इसके लिए सोवियत यूनियन को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी जो कि अमेरिका के बॉम्बर्स को तो इंटरसेप्ट कर ही सकता, बल्कि वो अमेरिका के रिकॉन्नेसेंस एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट कर सकता। इसके लिए सोवियत यूनियन ने अपने MiG-25 प्रोग्राम को शुरू किया था। सोवियत यूनियन ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने से पहले बहुत सारे एयरक्राफ्ट बनाए। YE-150 एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जिसमें इस एयरक्राफ्ट के टुमांस्की R-15 इंजन को टेस्ट किया गया था। ऐसे ही इंजन बाद में MiG-25 में लगाए गए थे। MiG-25 एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग का काम 1959 में शुरू किया गया था। सोवियत इंटेलिजेंस को पता चला था कि अमेरिका ने मैक 3 केबल A-12 रिकॉन्नेसेंस एयरक्राफ्ट बना लिया है। इसके बाद बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे चुने गए कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सके, क्योंकि मैक 2 की रफ्तार से ऊंचे उड़ने पर आपके एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा थर्मल स्ट्रेस होता है। जिसके बाद जब इस एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन किया गया तो इसके बनाने के लिए जो मटेरियल्स चुने जाने थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई। मिकोयन गुरविच को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस एयरक्राफ्ट के लिए कौन से मटेरियल को चुने। इसके लिए उन्होंने E2 हीट रेजिस्टेंट प्लेक्सी ग्लास का इस्तेमाल किया, जो कि इस एयरक्राफ्ट की कैनोपी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और इसके लिए उन्होंने हाई स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया, जो कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स और फ्यूजलाज को बनाता था। इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए वो टाइटेनियम का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो काफ़ी महंगा हो जाता और उसके ऊपर काम करना भी आसान नहीं था। टाइटेनियम स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्रैक आ जाने की प्रॉब्लम हो जाती है और उसे आसानी से सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए ज़्यादा भारी निकल स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसकी कीमत टाइटेनियम से कम थी, लेकिन ये वेल्डिंग के साथ भी काम किया जा सकता था और उसमें हीट रेजिस्टेंट सील्स भी लगाई जा सकती थी। MiG-25 की बॉडी 80% निकल स्टील एलॉय से बनी है, 11% एल्यूमिनियम से बनी है और 9% टाइटेनियम से बनी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट ने मैक 3.2 की स्पीड को भी अचीव किया है। इसके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को इस स्पीड के ऊपर ऑपरेट करते हुए डिटेक्ट किया है।
इस एयरक्राफ्ट को सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स, अल्जीरियन एयर फोर्स और बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने भी इस्तेमाल किया है। इस एयरक्राफ्ट की लेंथ 23.82 मीटर्स थी, इसका विंग स्पैन 14.01 मीटर का था और इसकी हाइट 6.1 मीटर की थी। इसका जो विंग एरिया था वो मिलाकर 61.4 मीटर स्क्वायर का था। इसका एम्प्टी वेट 20,000 किलोग्राम का था और इसका टोटल वेट या ग्रॉस वेट 36,720 किलोग्राम का था। इसमें 2 टमांस्की R-15B300 आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन्स लगाए गए थे जो कि 73.5 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते थे और तकरीबन 100 kN का आफ्टर बर्नर के साथ वेट थ्रस्ट जनरेट करते थे। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो अभी तक मिकोइन द्वारा बताई गई है वो 3000 किलोमीटर पर आवर की है, यानी कि ये मैक 2.83 की स्पीड के साथ हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ सकता है और ये 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ यानी कि 680 माइल पर आवर की स्पीड के साथ लो एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ सकता है। इसकी 1860 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज थी और ये इस स्पीड के ऊपर 0.9 मैक के साथ ट्रैवल कर सकता था। अगर ये अपनी ज़्यादा स्पीड के साथ यानी मैक 2.35 की स्पीड के साथ उड़ता तो ये तकरीबन 1600 किलोमीटर तक उड़ सकता था। अगर इस एयरक्राफ्ट को 4 मिसाइल्स के साथ फिट किया जाता तो ये 67,900 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था और ये अगर इसमें सिर्फ 2 मिसाइल लगाई जाती तो ये 78,740 फीट तक उड़ सकता था। इस एयरक्राफ्ट का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि इसने 1000 फीट तक भी उड़ान भरी हुई है, यानी कि ये आउटर स्पेस के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था। इस एयरक्राफ्ट ने मेन तौर पर 2 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है जिसमें R-14 RDTD मिसाइल है जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है और इसके साथ ही इसने एक R-60 एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। इन दोनों मिसाइल से ही इस एयरक्राफ्ट ने ज़्यादा किल्स की हैं। इस एयरक्राफ्ट में R-23 और R-73 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई गई है। इस एयरक्राफ्ट का जो रडार था वो एक वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इस्तेमाल किया गया था। इस एयरक्राफ्ट में वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स थी ये ज़्यादा हीट वाली कंडीशन में ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकती थी, लेकिन वहीं ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में इस टेक्नोलॉजी का इसीलिए इस्तेमाल किया गया था। और इसके साथ ही वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक से भी बच सकता था जो कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के होने के बाद जनरेट होते हैं और इसके साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपनरी से भी बच सकता था। इस एयरक्राफ्ट के जो पहले वेरिएंट बनाए गए थे उनका जो रडार था वो केवल एयर टू एयर मोड में ही अच्छा काम कर सकता था, वो एयर टू ग्राउंड मोड में अच्छी तरह काम नहीं कर सकता था और ऐसी सभी कमियों को दूर करने के लिए बाद में मिकोइन MiG-31 एयरक्राफ्ट बनाया गया था। इस एयरक्राफ्ट को जब हमारे देश ने इस्तेमाल किया था तो इसे इतना सीक्रेट रखा गया था कि इंडियन एयरफोर्स के लोगों को ही इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा तौर पर पता ही नहीं था। MiG-25 एयरक्राफ्ट को जब हमारे देश में लेकर आया गया तो इन्हें डिसमेंटल कंडीशन में लगाया गया, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के पुर्जे पुर्जे किए हुए थे। ये जब हमारे देश में आया तो ये एक एयरक्राफ्ट की शक्ल में नहीं था। इन एयरक्राफ्ट को लाने के लिए एंटोनोव एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वेस्टर्न एनालिस्ट को ये लगा था कि जो एयरक्राफ्ट हमारे देश ने खरीदे हैं वो एंटोनोव एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और हमारे देश ने इन एयरक्राफ्ट को काफ़ी बड़ी गिनती में खरीदा है। इन एयरक्राफ्ट को बरेली में डिप्लॉय किया गया था। इस एयरक्राफ्ट के आ जाने के बाद हमारे देश को एक मैक 3 केपेबल एयरक्राफ्ट मिल गया था। इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को बहुत ज़्यादा भारी प्रेशर सूट का इस्तेमाल करना पड़ता था और एक ऐसे हेलमेट का इस्तेमाल करना पड़ता था जो कि रशिया के एस्ट्रोनॉट यानी कि रशियन कॉस्मोनॉट इस्तेमाल करते थे। इस एयरक्राफ्ट में 1200 मिलीमीटर कैमरास लगाए गए थे, यानी कि अगर इस एयरक्राफ्ट को पंजाब या कश्मीर से उड़ाया जाता तो ये पाकिस्तान या चाइनीज़ कंट्रोल तिब्बत में आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता था और वहाँ पर मौजूद एनिमी की इंस्टॉलेशंस की तस्वीरें खींच सकता था। ये 90,000 फीट की हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ सकता था और तकरीबन मैक 3 की स्पीड के ऊपर उड़ सकता था। इसकी इतनी स्पीड हो जाने के कारण ही पाकिस्तान का कोई भी एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट F-16 था उसकी मैक्सिमम सीलिंग
50,000 फीट तक बताई जाती है। लेकिन जो ये फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट था ये उससे भी कहीं ऊपर उड़ सकता था और F-16 की कोई भी मिसाइल इस एयरक्राफ्ट का मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर इसके खिलाफ कोई मिसाइल छोड़ी भी जाती तो ये अपनी स्पीड को बढ़ाकर वहाँ से बचकर निकल सकता था। हमारी एयरफोर्स ने जो MiG-25 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए हैं वो ज़्यादा तौर पर रिकन्सेंस वेरिएंट वाले थे। हमारे पास इस एयरक्राफ्ट के 2 वेरिएंट थे। हमारे पास तकरीबन 6 MiG-25 RBK वेरिएंट थे और 2 MiG-25 RU वेरिएंट थे। ये एयरक्राफ्ट हमारे देश में 1981 में आए थे। इस एयरक्राफ्ट के बारे में स्टोरी ऐसी है कि जब सोवियत यूनियन के MiG-25 एयरक्राफ्ट को उनके ही एक पायलट ने डिफेक्ट कर जापान ले जाया गया, तो तब अमेरिका को इस एयरक्राफ्ट का एक्सेस मिल गया था, जिससे इस एयरक्राफ्ट के काफ़ी सीक्रेट अमेरिका को पता चल गए थे, जिसके बाद सोवियत यूनियन को ऐसा लगने लगा था कि अब उनके एयरक्राफ्ट की सीक्रेसी उतनी नहीं रही है। इसके बाद उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए भी ऑफ़र करना शुरू कर दिया। तब के जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, जब उन्हें पता चला कि सोवियत यूनियन ने उन्हें MiG-25 एयरक्राफ्ट को ऑफ़र किया है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की और उन्हें बताया कि उन्हें ये एयरक्राफ्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप इन एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला ले लें, जिसके बाद इन एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला लिया गया था, क्योंकि उस वक्त का सबसे ज़्यादा एडवांस इसी एयरक्राफ्ट को माना जाता था। हमने इस एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे मिशन किए थे। इन सभी मिशंस के दौरान एक मिशन काफ़ी चर्चा में आया था। जब इस एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के अंदर एंटर किया था, हमारा एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में सबसोनिक स्पीड के ऊपर एंटर हुआ था और ये 65,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर उड़ रहा था। पाकिस्तान में घुसने के बाद इस एयरक्राफ्ट ने वहां पर बहुत सारी स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोग्राफ्स खींची थी और इसके बाद ये एयरक्राफ्ट हमारे देश में वापस आ गया था। लेकिन जब ये एयरक्राफ्ट वापस आ रहा था तो इस एयरक्राफ्ट के पायलट ने अचानक इस एयरक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ा दिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सोनिक बूम जनरेट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि सोनिक बूम तब जनरेट होता है जब कोई एयरक्राफ्ट आवाज़ के बैरियर को तोड़ता है। उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने F-16 एयरक्राफ्ट को इसको इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो इस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर पाते। 2006 में इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया था। इसको रिटायर करने की वजह ये थी कि इस एयरक्राफ्ट को बनाना सोवियत यूनियन ने बंद कर दिया था और इसके साथ ही हमारी एयरफोर्स के पास सैटेलाइट रिकन्सेंस आ गई थी, जिसके बाद MiG-25 जैसे रिकन्सेंस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं था। अब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी आ गई थी, जिसके बाद एक MiG-25 जैसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर हमारे पायलट की जान को भी रिस्क में लाना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं था, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन ये एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स के सबसे ज़्यादा आइकॉनिक एयरक्राफ्ट में से एक है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या अभी भी हमारी एयरफोर्स किसी सीक्रेट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।